नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था मुद्रा एवं साख चैप्टर शुरू किया था। और यह क्या है, अर्थव्यवस्था जो है आपकी, यानी जो अर्थशास्त्र है कक्षा 10 का, उसकी किताब का नाम क्या है, आर्थिक विकास की समझ। उसका तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख, जिसका पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी तक हमने जो देख लिया है वह देख लिया है मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। और इसके बाद आपने देख लिया था मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है। तो इसमें आपकी किताब में जो दिया गया था वह दो रूप दिए गए थे। एक क्या था, करेंसी, करेंसी, और दूसरा क्या था, दूसरा था बैंकों में निक्षेप, बैंकों में निक्षेप। और इसमें आपको बताया गया था करेंसी में नोट और सिक्के आते हैं, और एक का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है, और दो से अधिक की जो नोट, दो या दो से अधिक की जो नोट होंगी उसे क्या जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। तो आरबीआई जारी करता है। और बैंकों में निक्षेप मतलब बैंकों में जो जमा राशि होती है, ठीक है, अतिरिक्त धन जब आता है तो उसे लोग बैंकों में जमा कर देते हैं, जिसे बैंकों में निक्षेप कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे हमें देखना है साख। तो अगला जो हेडिंग है आपका वह है साख। अब यहां पे साख को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्या, तो यहां पे यह बात जाननी होगी कि बैंकों में जो निक्षेप जमा होता है बैंक रख कर करेगा क्या, और बैंक उस पर ब्याज भी देता है। अब वह ब्याज कहां से लाएगा, अपने घर से तो देगा नहीं। तो बैंक इसकी जो आप उसको जमा कर रहे हैं, जमा धनराशि जो हो रही है बैंकों में, वह उसको क्या कर देता है, वह ब्याज पे उसे लोन में देता है, ब्याज पर लोन देता है। अब ब्याज पर लिखना कोई आवश्यक नहीं है, वह लोन देता है जिस पर उसको ब्याज मिलता है। ठीक है, जितना ब्याज आपको देता है उससे कई गुना वह ब्याज लेता है ऋण देकर, और वही उसकी कमाई होती है। उसी से वह अपने ग्राहकों को जो जमा धनराशि है उस पर ब्याज भी देता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो देखिए अगली हेडिंग है हमारी, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे भारत को लेकर समझें तो भारत में बैंक जो होते हैं, भारत के अधिकतर बैंक क्या करते हैं, जो 15% अपने पास रखते हैं, जमा धनराशि जो होती है उसका केवल 15% रखते हैं। बाकी 85% जो है वह विभिन्न लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं, जिनको आवश्यकता होती है पैसों की उन्हें ऋण के रूप में देते हैं और उस पर अच्छा खासा ब्याज कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैंक है तो कुल जमा राशि का कुछ ही हिस्सा अपने पास रखते हैं, किस रूप में, नगद के रूप में, नगद के रूप में। आप नगद को कैश भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं तरल, क्या कहते हैं, तरल। ठीक है, तो बाद में ये सब समझिएगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे देखते हैं, हम कुछ लाइनों में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखेंगे बैंक कुल जमा धनराशि का कुल जमा धन राशि का कुछ हिस्सा जैसे भारत में 15%, यानी कुल जमा धनराशि का कितना, 15% अपने पास कुछ हिस्सा जैसे भारत में 15% ही अपने पास नगद के रूप में रखते हैं, नकद के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, भारत में लगभग कितना परसेंट रखा जाता है, 15%। तो बैंक कुल जमा धनराशि का कुछ हिस्सा ही अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। शेष धनराशि को शेष
धनराशि को ऋण के रूप में व्यक्तियों ऋण के रूप में जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रदान करती है। तो देख लीजिए क्या है, शेष धनराशि को ऋण के रूप में जिन व्यक्तियों की धन की आवश्यकता होती है उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर प्रदान करते हैं। फिर समझिए, देखिए बैंक कुल जमा धनराशि का कुछ ही हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। अब नगद के रूप में क्यों रखते हैं? अचानक कोई आ गया बैंक के पास कि मैंने पैसा जमा किया था, मुझे चाहिए, ठीक है, निकालने के लिए आ गया, तो आप उसे ना करके, बैंक उसे ना करके तो भेजेगा नहीं, क्योंकि उसने जमा किया है, उसका तो अधिकार है। तो क्या करेगा फिर? उसे 15% रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास संरक्षित रखना पड़ता है 15% धन, ताकि कोई आए तो उसको दिया जा सके। तो लोग आते नहीं है डेली, आप जानते हैं बैंकों में कितना धन निकासी होता है, जमा ज़्यादा होता है, निकासी कम होती है। तो 15% रखते हैं लोग। तो एक कुछ ही हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। शेष धनराशि को ऋण के रूप में जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसी से जो बैंक ब्याज कमा रहा है, इसी से आपको भी ब्याज देता है, और यह ब्याज दर जो आपको दी जा रही है, जो आप पैसा जमा किए हैं उस पर जो आपको ब्याज दर बैंक दे रहा है वह कम होती है। लेकिन जो ऋण के रूप में बैंक जब दे देता है, यहां मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और यह बैंक बी है, बैंक है और यहां व्यक्ति एक बी है, ठीक है। आपने यहां जमा किया बैंक में आपने क्या जमा किया? धन को जमा किया, यानी धनराशि को जमा किया। फिर यह बैंक इसे लोन के रूप में, यानी ऋण के रूप में इसे दे देगा, ऋण दे देगा इसे, आपके ही धन को इसने ऋण दे दिया। अब बैंक आपको ब्याज देगा, बैंक आपको क्या देगा? ब्याज। आपको बैंक ब्याज देगा, मान लेते हैं 1%, तो यहां से वसूलेगा कम से कम 2%। तो यहां से बैंक ब्याज लेगा, जो उधार लिया है उससे ब्याज लेगा, और यह लेगा कम से कम 2%। यह उदाहरण के लिए मान रहे हैं, ठीक है, यह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो अभी उदाहरण के लिए, तो यहां से 1% क्या लिया? 1% आपको बैंक ब्याज दिया, और 2% जिसको ऋण दिया था उससे लिया है। तो इसके पास, बैंक के पास 1% आया कि नहीं आया? 1% बचत हुई कि नहीं बैंक के पास? तो यह बैंक की क्या हो गई? कमाई हो गई। और एक चीज और समझिए, यह हो गया जमाकर्ता। यह कौन हो गया? जमाकर्ता। और यह क्या हो गया? यह हो गया कर्जदार। अब बताइए, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच यह जो बैंक है वह किसका काम कर रहा है? बिचवाई का काम कर रहा है, यानी मध्यस्थता का काम कर रहा है, मीडिएटर का, मध्यस्थता। तो बैंक क्या करता है? बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, आगे समझिए। यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे यह लाइन लिख सकते हैं नोट में, नोट, बैंक जमाकर्ता एवं कौन? जो ऋण ले रहा है उसे क्या कहेंगे? कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता का काम करता है। आई बात समझ में? तो देख लीजिए, बैंक जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। तो सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब समझते हैं साख। साख एक तरह से ऋण की सुविधा साख से होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका साख का शब्द प्रयोग किया गया है वह ऋण के सिलसिले में प्रयोग किया गया है, ऋण जो उधार ले रहे हैं उसके लिए। तो साख और ऋण में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जो आप उधार लेते हैं वह एक क्या है, एक ऋण है। वह क्या है, ऋण है, ठीक है। जब वह किसी शर्त के साथ उधार लौटाने की जब आपकी क्षमता हो, उधार लेते हो, तब वह साख कहलाता है। क्या कहलाता है, साख कहलाता है। तो अब आइए समझते हैं साख। साख अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिएगा, तो साख का अर्थ है साख का अर्थ है किसी व्यक्ति को धनराशि, धन या संसाधन, धन या संसाधन, संसाधन भी ठीक है। तो धन या संसाधन उधार देना जो उसे भविष्य में लौटाने की क्षमता रखता हो या वादा करता हो, भविष्य में लौटाने का वादा करता हो, ठीक है। देखिए, तो साख का अर्थ है किसी व्यक्ति को धन या संसाधन उधार देना जो उसे भविष्य में लौटाने का वादा करता हो, ठीक है। तो यहां भविष्य में लौटाने का वादा जरूरी है, ठीक है। तो आपसे क्या कुछ कागजात ले लिए जाएंगे, ठीक है। आपकी संपत्ति का कोई कागजात आप गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, साख में आती है। किस में आती है, साख में। आपके पास अगर ज्यादा धन है, आपके पास अच्छी खासी धनराशि है या फिर संपत्ति है, तो उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। अगर वह आपके पास नहीं है धनराशि, तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, साख के कुछ घटक होते हैं, साख के घटक, कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट, कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे देखिए मुख्यतः 4 घटक आते हैं साख के। तो सबसे पहला घटक जो आपको मिल जाएगा, तो ऋण देने वाला होना चाहिए, यानी ऋणदाता, ऋणदाता अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, लेंडर। दूसरा कर्जदार, यानी जो ऋण ले रहा है, यानी इसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, बारोवर, बारोवर। दूसरा ब्याज भी होनी चाहिए, या पहले तो एक चीज, जितना धन दिया लिया जा रहा है उसे कहेंगे धनराशि। धनराशि इसे कहेंगे प्रिंसिपल, या कहेंगे ऋण की धनराशि बोल सकते हैं, ऋण की धनराशि। ऋण की धनराशि यानी जितना ऋण लिया गया है या दिया गया है, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और एक और बचता है जो कि ब्याज दर है, तो हो गया ब्याज। ब्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो बताइए कितने घटक हो गए, साख के कितने घटक होते हैं, ठीक है, या फिर ऋण के कितने घटक होते हैं। तो 4 घटक होते हैं। एक ऋणदाता होता है जो ऋण को देता है, जो ऋण को प्रदान करता है, जैसे बैंक। कर्जदार जो ऋण को लेता है, जो ऋण को लेता है। ऋण की धनराशि, जितनी धनराशि यहाँ पे ऋणदाता देता है और कर्जदार लेता है, ठीक है, कर्जदार लेता है। और इसके बाद इसे कर्जदार को एक और शब्द लिख सकते हैं, उधारकर्ता, उधारकर्ता। तो या करके लिख सकते हैं उधारकर्ता, जो उधार ले रहा है, उधारकर्ता, इसे बारोवर ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए धन की राशि, ऋण की धनराशि क्या है, तो जितना ऋण लिया गया या दिया गया है, जो देगा वही लेगा फिर। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ए ने बी को 100 रुपए ऋण दिया, तो बताइए दी गई धनराशि कितनी है, 100। बी द्वारा ली गई धनराशि कितनी है, 100। यानी कि जो यह देगा वही यह लेगा, और यहाँ पे वह धनराशि को हम कहेंगे क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, ऋण की धनराशि, ऋण की धनराशि। इसके बाद क्या है,
ब्याज। अब यहाँ पे जो यह व्यक्ति दे रहा है, यह मान लेते हैं 100 रुपए दिया इसको। कितने रुपए दिया? 100 रुपए। और कहेगा अगर एक महीने के लिए तुम धन ले रहे हो तो मुझे 1 महीने बाद 110 रुपए लौटाना। तो इस पे 10 रुपए क्या हो गया? 10 रुपए का अतिरिक्त जो रुपया देना पड़ेगा, जो कर्जदार को 10 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, इसे कहा जाता है ब्याज। तो ब्याज क्या है? ब्याज किसी धनराशि पर, किसी उधार ली गई धनराशि पर दी गई अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। तो फिर सुन लीजिए, किसी उधार ली गई धनराशि पर दी गई अतिरिक्त धनराशि को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार फिर से देखिए, साख क्या है? साख का अर्थ है किसी व्यक्ति को धन या संसाधन। ठीक है, तो मनी एंड रिसोर्स क्या करना? उधार देना, जो उसे भविष्य में लौटाने का वादा करता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए कि वह लौटाने का वादा ना करे। या फिर आप देखते हैं गांव में कुछ लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो वे लोग लोन नहीं ले पाते हैं, संपत्ति नहीं है कोई भी उनके पास, तो उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो लोन उन्हीं को मिल पाता है जिनके पास संपत्ति होती है। संपत्ति आपकी साख को बताती है। संपत्ति आपकी क्या बताती है? साख को बताती है। तो ठीक है, तो जिसके पास साख ज्यादा होती है, संपत्ति ज्यादा होती है, अब यह संपत्ति, इसे हम कहेंगे समर्थक ऋणाधार। ठीक है, तो समर्थक ऋणाधार जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसे ऋण ज्यादा मिलने की संभावना होती है। ठीक है, आप कार पे कुछ लोग लोन ले लेते हैं, कुछ लोग अपने घर पर लोन लेते हैं, कुछ लोग अपने खेत खलिहान पर लोन लेते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आप सभी के घरों में होगा तो उस पर लोन मिलता है। ठीक है, वह आपके खेत को देखकर आपको लोन दिया जाता है, ताकि वह आपको क्या करता है? आपसे वादा लेता है। ठीक है, तो वह जो आप उस पर गिरवी रख रहे हैं, वह सामान आप क्या कर रहे हैं? जो उसके सामने ले जा रहे हैं वह गिरवी रख रहे हैं एक तरह से। अगर आप उस पैसे को नहीं जमा कर पाते हैं तो उसमें से जो बैंक होगा या फिर जिससे उधार लिए हैं उसे बेचकर वह अपनी राशि को ग्रहण कर लेगा, वह अपनी राशि को ले लेगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो साख के क्या घटक कितने मिलते हैं? ऋणदाता, कर्जदार, ऋण की धनराशि और क्या? ब्याज। तो ऋणदाता कौन है? जो ऋण को दे रहा, जो धनराशि उधार दे रहा है। और कर्जदार कौन है? जो धन को उधार ले रहा है। ऋण की धनराशि क्या है? जितनी धनराशि लिया दी जा रही है। और ब्याज क्या है? जो अतिरिक्त धनराशि ली गई धनराशि पर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो साख की यह क्या हो गई? घटक, साख के घटक हो गए और साख आपने देख लिया। फिर आगे देखते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं, ऋण की कुछ शर्तें होती हैं, यानी आपको ऋण लेने के लिए जो शर्तें पूरा करनी होती हैं वह देखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऋण की शर्तें। और यहां सामान्य भाषा में जो साख शब्द का प्रयोग किया गया वह किसके लिए प्रयोग किया गया? बार बार बता रहा हूं, ऋण के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋण के लिए। तो अब देखिए यहां पे ऋण की शर्तें। तो सबसे पहली शर्त यह है कि जब आप किसी से ऋण लेंगे तो वहां पे आपको कुछ ब्याज जो क्या है? टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मतलब यहाँ टैक्स नहीं, सॉरी, आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। तो ऋण की शर्तों में सबसे पहला हो जाता है ब्याज दर। क्या हो जाता है? ब्याज दर। तो आपको पता है जो हम धन उधार ले रहे हैं उस पे जो अतिरिक्त राशि देते हैं वह क्या है? ब्याज दर है। ठीक है, ब्याज है। तो ऋण की शर्तों में ब्याज दर शामिल हो जाता है। एक निश्चित ब्याज दर होती है अगर आप बैंकों से ले रहे हैं। अभी आपको बताया जाएगा कि जो ऋण होता है वह 2 प्रकार का हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो आप जो सरकारी संस्थाओं से या फिर सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? औपचारिक। और जो गांव में सूद पर देते हैं, यानी कि जो क्या हैं? जमींदार हैं और क्या हैं? बड़े बड़े दुकानदार हैं, सेठ लोग हैं, और फिर आप रिश्तेदारों से लोन ले सकते हैं। यह अनौपचारिक क्षेत्र का होता है। तो अभी हम देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखिए ब्याज दर। और दूसरी शर्त क्या है? समर्थक ऋणाधार। यह क्या होता है? यह होता है जो वस्तु आपसे, कोई व्यक्ति अगर आपको कोई उधार दे रहा है तो जो वस्तु आपसे गिरवी रखने के लिए कहता है उसे कहते हैं समर्थक ऋणाधार। तो यह समर्थक ऋणाधार एक तरह से गिरवी रखी वस्तु को कहते हैं, गिरवी रखी गई वस्तु को। तो यहाँ पे हो सकता है संपत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? संपत्ति हो सकती है। या कोई पालतू जानवर आपके पास हो, वह हो सकता है। तो पशु हो सकते हैं। ठीक है,
अब कहीं से नहीं कि कोई जानवर, जंगली जानवर ला के दे देंगे। जो आपका पालतू पशु होगा वह हो सकता है गाड़ी, हो सकती है घर, हो सकता है, ठीक है, यह सभी आदि कर सकते हैं। यह क्या है? समर्थक ऋणाधार है। तो बैंक आपको ज्यादातर जो लोन देता है वह किस पर देता है? संपत्ति पर देता है। गाड़ियों पर भी लोन दे सकता है, घर पर आपके लोन दे सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। जानवर पर तो बैंक जल्दी नहीं देता है, यह अनौपचारिक क्षेत्र में आ जाता है जो जानवर पर लोन मिलता है, ठीक है, क्योंकि बैंक जानता है कि जानवर कम मर जाएंगे और जाएंगे उठाने के लिए, आप ऋण नहीं दिए तो कहेंगे मरे हुए जानवर के ले जाओ, तो कैसे होगा फिर। तो इसलिए बैंक जो ज्यादातर देता है संपत्ति पर लोन देता है। किस पर देता है? संपत्ति पर। फिलहाल गाड़ी और घर भी आपकी क्या है? संपत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं समर्थक ऋणाधार, गिरवी रखी गई वस्तु। आगे देखिए, तो इसके बाद आपको मिलेगा ऋण की राशि। ऋण की राशि, अब देखिए, तो ऋण की राशि कितनी है? ऋण की राशि कितनी है यह भी शर्त है, ठीक है। आपको आपके पास कितनी संपत्ति है उसके आधार पर उसका कुछ परसेंट आपको लोन में दिया जाता है, ऋण में दिया जाता है। तो यह होती है ऋण की राशि हो गई। यानी इसे क्या बोला गया था पीछे? प्रिंसिपल अमाउंट। चौथा क्या होता है? भुगतान के तरीके। भुगतान के तरीके, अब देखिए भुगतान के तरीके होते हैं कि आप कैसे भुगतान करेंगे। टोटल एक साथ करेंगे, कुछ कुछ कर देंगे, या फिर आपको आपकी संपत्ति कोई है आप ऋण के बदले उसे देंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं भुगतान के तरीके क्या है। भुगतान के तरीके, तो ऋण की कितनी शर्तें मिल गई हमें? मुख्यतः 4, और भी हो सकती हैं, तो फिलहाल अभी इतने से काम चलाएंगे। तो पहला क्या है? ब्याज दर। ब्याज दर यानी कि जो अतिरिक्त धनराशि हमें ऋण लेने पर देनी पड़ती है उसे ब्याज दर कहते हैं, और यह एक आवश्यक शर्त है ऋण की। समर्थक ऋणाधार, यानी हमें जब ऋण लेना होता है तो हम जो वस्तु गिरवी रखते हैं उसे समर्थक ऋणाधार कहते हैं। ऋण की राशि, हम ऋण कितना ले रहे हैं, और उसके बाद क्या है? भुगतान के तरीके क्या होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आजकल भुगतान का एक नया तरीका है जो आपको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सुविधा, ठीक है, कुछ कुछ कर आप जो देते हैं, तो इस तरह से होता है। तो ऋण की शर्तें उतार लीजिए। ऋण की शर्तें उतारने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आइए देखते हैं साख के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं ऋण के प्रकार। तो जब साख लिखे तो आप साख लिखिएगा, ऋण लिखे तो केवल ऋण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा साख के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रेडिट, या फिर लिख सकते हैं ऋण के प्रकार। तो जैसा क्वेश्चन हो उसी के आधार पर आप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो साख के प्रकार, साख मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जैसा अभी की हमने बताया था। तो कौन कौन सी? पहली औपचारिक साख। औपचारिक साख अंग्रेजी बोलते हैं फॉर्मल क्रेडिट, और दूसरा है अनौपचारिक साख, इनफॉर्मल क्रेडिट। अनौपचारिक साख, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम औपचारिक साख के बारे में जानते हैं, या फिर आप यहां पे साख की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ऋण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रहे यहां पर साख के स्थान पर ऋण शब्द आ जाए तो आपको केवल साख हटाकर क्या रख देना है? ऋण रख देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो औपचारिक साख किसे कहते हैं? तो देखिए, बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख औपचारिक साख कहलाती है। औपचारिक साख कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक शब्द आ गया सहकारी संस्थाएं, तो इसे आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी केवल इतना जान लीजिए, बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख औपचारिक साख कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे सहकारी संस्थाएं जो होती हैं वह सरकार के नियंत्रण में होती हैं और सरकार की सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। सहकारी संस्थाएं एक तरह से छोटे मोटे लोन देने का काम करती रहती हैं, कुछ लोगों द्वारा यह शुरू की जाती हैं,
ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे यह क्या होता है, यह सरकार एवं यह जो है यानी कि कौन, औपचारिक शाख, यह है सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन होता है, अधीन होती है, कर लीजिएगा, यह सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन होती है। ठीक है, यानी इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का इन संस्थाओं पर, बैंकों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो यह शाख इनके किसके नियंत्रण में चली गई, सीधे सरकार के जिम्मेदारी में चली गई, सरकार के नियमों के अधीन हो जाती है। ठीक है, या और इसका सरकार का बैंक कौन है, आरबीआई, तो याद रखेंगे आरबीआई। अब देखिए इसके बाद एक चीज है, इसमें ब्याज दर निश्चित होती है। कभी बैंक अपना ब्याज दर जो है, आप लोन ले लिए और बैंक के पास गए जमा करने के लिए, आपको बताया गया था ब्याज दर 4% होगी और बैंक कह दे कि नहीं 10% मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह देखिए सरकार और आरबीआई के नियमों के अधीन है। और जब भी आपसे बैंक कोई कहे कि नहीं मुझे अब इतना चाहिए, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो किससे, जो बैंक कहाँ से लिए हैं, अब ये नहीं कि अपने पड़ोसी से लिए हैं, वह कह रहा है तो जाएंगे कोर्ट में, नहीं, बैंकों और सहकारी संस्थाओं से जो लोन लिया जाएगा उसके लिए है, लोन यहाँ पे ऋण के लिए आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ब्याज, इसमें ब्याज दर, यानी किसमें, औपचारिक शाख में, इसमें ब्याज दर क्या होती है, कम होती है, कम एवं पारदर्शी होती है, कम एवं पारदर्शी होती है। ठीक है, अब इसी का उल्टा चलते हैं, वहां पे देखिए, साहूकारों, जमींदारों, रिश्तेदारों, या मित्रों आदि से, या मित्रों आदि द्वारा प्रदान की गई शाख अनौपचारिक शाख कहलाती है, अनौपचारिक शाख कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे कोई भी सरकारी संस्थान नहीं आएगा, साहूकारों, जमींदारों, रिश्तेदारों या मित्रों, ये सरकार के अधीन थोड़ी है, इन पर सरकार के नियम थोड़ी काम करेंगे। आप इनसे लोन लेंगे, किसी भी ब्याज दर पर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको किसी भी ब्याज दर पर लोन देंगे, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद यह भी हो सकता है कि आपसे, अगर आप मित्र से लिए हैं पैसा, आपने उधार लिया है, वह कोई ब्याज ना ले, तो शून्य भी ब्याज दर हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखें, यह सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन होता है, और यहाँ पर यह सरकार और आरबीआई के नियमों के अधीन नहीं होती है। यह शाख जो है लिखेंगे, यह है सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन नहीं होती है। नहीं होती है। तीसरा हिस्सा निकाल लीजिए, इसमें ब्याज दर कम एवं पारदर्शी होती है। ठीक है, इसमें ब्याज दर अधिक होती है। देखिए, मित्रों से हो सकता है कम मिले, रिश्तेदारों से कम मिले, लेकिन ज्यादातर लोन मित्र और रिश्तेदार देते भी नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि अगर दे दिया तो मिलेगा नहीं, इसलिए साहूकार और जमींदार देते हैं। साहूकार और जमींदारों से लिया जाता है और ये लोग ब्याज दर अपनी उच्च रखते हैं। ठीक है, और यहां पे देखिएगा, इसमें ब्याज दर उच्च एवं अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी होती है, यहां अपारदर्शी मतलब होता है कि ब्याज दर कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्याज दर उच्च एवं अपारदर्शी होती है। जैसे आपने गांव में सुना होगा, कुछ लोग देते हैं ब्याज पर, आपको क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, बेचारे को इस तरह से जकड़ लेते हैं लोन देने वाले, यानी साहूकार या फिर जमींदार इस प्रकार से जकड़ लेंगे
कि वह उनके लोन को कभी भर ही नहीं पाते हैं, जो लोन लिए हैं उसके लोन को कभी भर ही नहीं पाते हैं, केवल ब्याज भरते भरते रह जाते हैं। आप पुराने उपन्यासों को पढ़ेंगे, पुराने क्या उपन्यासों को जब भी पढ़ेंगे ऐसी आपको स्थितियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, गरीब किसानों के साथ। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें ब्याज दर उच्च होती है एवं अपारदर्शी होती है। और क्या याद रख लेंगे, देखिए तो क्या है, साहूकार, सबसे पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, साख के प्रकार हैं, ऋण के प्रकार आप कह सकते हैं। तो जहां जहां साख लिखा रहेगा आप वहां वहां ऋण कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, वही ऋण के प्रकार। दोनों सामान्यतः एक ही बात है। अब देखिए औपचारिक साख क्या है, तो बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख या प्रदान किया जाने वाला ऋण औपचारिक साख कहलाती है, ठीक है। ऋण लिखेंगे तो औपचारिक ऋण कहलाता है, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। यह सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन होती है, यह सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन होती है। इसमें ब्याज दर कम एवं पारदर्शी होती है, इसमें ब्याज दर कम एवं पारदर्शी होती है, ठीक है। बैंक पारदर्शी होने का मतलब बैंक कभी भी ब्याज दर बीच में अपनी बढ़ा नहीं सकता। आगे अनौपचारिक साख या फिर ऋण, तो साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा या मित्रों द्वारा आदि के द्वारा प्रदान की गई साख और अनौपचारिक साख कहलाती है। आप यहाँ पे बदलना चाहें तो ऋण कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, साहूकारों, जमींदारों, रिश्तेदारों या मित्रों आदि द्वारा प्रदान किया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। यह सरकार एवं आरबीआई के नियमों के अधीन नहीं होती है, इसमें ब्याज दर उच्च एवं अपारदर्शी होती है। और एक चीज, इसमें गरीबों के शोषण होने की संभावना होती है, इसमें गरीबों के शोषण की संभावना होती है, गरीबों के शोषण की संभावना होती है, ठीक है। तो यहां से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यह एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, मतलब यह क्या है, डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, वर्ष 2012 में ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत। तो ग्रामीण परिवारों ने कैसे ऋण प्राप्त किया है, साख कैसे प्राप्त किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक देखेंगे तो 33%, यह याद रखना डाटा आपको, कभी भी बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो इस डाटा के अनुसार यह 2012 के आंकड़े हैं, तो यहाँ पे यही डाटा याद भी रखना है आपको। 33% जो साख प्राप्त हुई है वह किसके द्वारा प्राप्त की गई है, साहूकारों द्वारा। और 25% बैंकों या सहकारी क्षेत्रों द्वारा, यानी सहकारी स्रोतों द्वारा, स्रोत। और अगला क्या है, 25% व्यावसायिक बैंक हैं, 25% व्यावसायिक बैंक हैं। और उसके बाद क्या है, देखिए 1% सरकारी, 1% क्या है, सरकारी स्रोत है। और 1% जमींदार है, 1% जमींदार साख प्रदान करने में है। 5% अन्य औपचारिक स्रोत हैं, अन्य औपचारिक स्रोत हैं, ठीक है। इसमें और जैसे स्वयं सहायता समूह आ जाएंगे, बाद में भी बताया जाएगा। अभी देखिए अन्य औपचारिक स्रोत कितने हैं, 2% है। अन्य औपचारिक स्रोत कौन है, 2% है। और इसके बाद रिश्तेदार एवं मित्र कितना परसेंट, 8%। तो इस प्रकार से यह भारत में 2012 में ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत को दर्शाया गया है। तो आप इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए इस यानी साहूकार से कितना परसेंट साख प्राप्त हुई भारत में 2012 में, तो 33%। साहूकार वाला स्रोत कितना है, 33%। इसी प्रकार व्यवसायिक बैंक का पूछ सकता है, या फिर इसका पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, इस चार्ट को आप ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए तो यहां आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन बनना तय है, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, इसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। या आप शार्ट में लिखते हैं SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर, क्या है, निर्धन लोगों के लिए है, तो पुअर पीपुल, फॉर पुअर पीपुल। अब यहां पे देखिए क्या है, तो आप लिख सकते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह छोटे आर्थिक समूह होते हैं, छोटे आर्थिक समूह होते हैं,
छोटे आर्थिक समूह होते हैं जो ग्रामीण, ये दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं, ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। फिर से देखिएगा, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह छोटे आर्थिक समूह होते हैं। आर्थिक समूह क्यों कहा गया? क्योंकि यह लोगों से बचत करने के लिए कहता है, जो इनके सदस्य होते हैं, और फिर जिनको जरूरत होती है उनको ऋण प्रोवाइड करवाता है, ऋण देता है। इस तरह से यह क्या है? आर्थिक समूह है, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यह क्या कहता है? इसका उद्देश्य देखिए एक तरह से क्या है, एक स्टार लगाएंगे नीचे, स्टार क्या? नोट। उद्देश्य हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे नोट यह है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा स्वयं सहायता समूह सदस्यों से, और सदस्य कौन होते हैं? ज्यादातर इसके निर्धन व्यक्ति होते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए बनाया जाता है, तो आप सदस्य में इन्हीं को रख सकते हैं। सदस्यों से बचत करने को कहता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो वह बचत अपने पास जमा करवाता है और उसके बाद जिन्हें जरूरत पड़ती है उसी से उनको ऋण प्रदान करता है। तो फिर देखिएगा, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, इसका उद्देश्य भी देखेंगे, महत्व देखेंगे। पहले यह देखिए परिभाषा क्या है। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह छोटे आर्थिक समूह होते हैं, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। और क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों से बचत करने के लिए, अपने सदस्यों से, जो इसके सदस्य हैं, सदस्यों से बचत करने को कहता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जैसे किसी किसान को, मान लेते हैं कोई किसान है, ए है, मान लेते हैं कोई गांव है, मान लेते हैं यह गांव है, इसमें मान लेते हैं इतने लोग यहाँ पे हैं, और सभी सामाजिक दृष्टिकोण से एक समान है, यानी लगभग निर्धन है, सभी लोग यहाँ पे ऐसे हैं। यह सभी लोग, या इसमें से कुछ लोग 10 से 20 लोग मुख्यतः होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 20 लोग मिलकर मुख्यतः 10 से 20 सदस्य मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण करते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, और यह इसमें अपनी बचत को एकत्रित करते हैं, और उसी बचत के द्वारा इनमें जिसको जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है तो उनको ऋण दिया जाता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक और काम करता है, यह जब इसको मान्यता दी जाती है सरकार के द्वारा, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी होते हैं कुछ स्वयं सहायता समूह। जब यह स्वयं सहायता समूह जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाते हैं, तो सरकार के द्वारा भी या बैंकों द्वारा, बड़े बड़े बैंकों द्वारा इनको ऋण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इनकी बचत को देखते हुए ऋण प्राप्त हो जाता है, और उस आधार पर वे अपने कार्यक्रमों को चलाते हैं। फिर अपने कृषि उत्पादन को या फिर अन्य गतिविधि करनी हो कोई, ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन करना हो, तो उस गतिविधि को इसके द्वारा चलाते हैं। तो ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। अब देखिए विशेषताएं, तो किसकी विशेषताएं? स्वयं सहायता समूहों की विशेषताएं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप पूरा नाम लिखेंगे, की विशेषताएं। देखिएगा,
तो सबसे पहली विशेषता हो गई आमतौर पर इसमें, यानी कि सामान्यतः इसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, जो कि आप पीछे देख चुके हैं। सामान्यतः इसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, और यह भी अभी बताया कि लगभग सभी लोग निर्धन ही होते हैं। तो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से लगभग समान होते हैं। यहां सामाजिक का मतलब लगभग एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यहां पर क्या है मतलब कि सभी लोग लगभग एक ही, आप देख सकते हैं कि एक ही धर्म जात के आधार पर सामाजिक कहा जा सकता है, या फिर उनका समाज एक तरह का होता है, गरीब होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से एक समान होने का मतलब यहाँ पे क्या है, लगभग क्या होते हैं, सभी लोगों के पास ज्यादा धन नहीं होता है, निर्धन होते हैं सभी लोग। तो इस तरह से हम कहते हैं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से लगभग क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। तो सभी सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, वह देख लीजिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, ऋण देते हैं, या कह सकते हैं, ठीक है, ऋण देते हैं। अब इसकी एक चीज और लिख लेंगे। तो यहां पे पहले विशेषताएं उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे उद्देश्य क्या है इसका। तो तेजी से देखते हैं उद्देश्य। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उद्देश्य, ये आखिरी हेडिंग है आपके इस चैप्टर की। तो देखिएगा, तो सबसे पहला आप उद्देश्य लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जो निर्धन है, यानी जो कमजोर हैं, निर्धनों का आर्थिक विकास करना, निर्धनों का आर्थिक विकास करना। दूसरा, महिलाओं को, अब महिलाएं शामिल है विशेषकर, आप कहे थे, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अब सशक्त मतलब क्या होता है, महिला सशक्तिकरण आप लोग आजकल पढ़ रहे होंगे। तो महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और क्या लिख सकते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, यह क्या करते हैं, लोन लेकर कोई नया उद्योग चालू कर लेते हैं छोटा मोटा, और उसमें गांव वालों को रोजगार देते हैं। तो इस तरह से रोजगार के अवसर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यह हो गई इसकी क्या, इसके उद्देश्य हो गए, इसके उद्देश्य। तो आप इसे उतार लीजिए और यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो आपका थर्ड चैप्टर मुद्रा एवं साख भी समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।